अच्छे हो, पढ़ाई कर रहे हो बराबर, नोट्स वगैरह तैयार हो गए आप लोगों के सबके। चलिए, आज हमारा प्रकरण रहेगा व्यवसाय प्रारंभ करने के मूल घटक। इससे पूर्व हमने समझा था व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में, व्यवसाय जोखिमों के बारे में, व्यवसायिक जोखिमें किन किन कारणों से होती है, इन सबके बारे में। आज हम समझेंगे व्यवसाय प्रारंभ करने के मुख्य कौन कौन से घटक हैं ऐसे जिनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, वर्तमान समय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से घिरा हुआ है और चूंकि व्यवसाय जोखिम का खेल है, इसलिए किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने व्यवसाय का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। स्वरूप मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा व्यवसाय किस प्रकार के हम व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे व्यापार या व्यवसाय कई प्रकार का होता है, कपड़े का होता है, सब्जी का होता है, ज्वेलरी का होता है, दवाइयों का होता है, कई प्रकार का व्यवसाय होता है। तो हमें कौन से व्यवसाय का को करना है, यानी व्यवसाय का हमारा स्वरूप क्या होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में किस प्रकार की वस्तु की ज़्यादा डिमांड रहती है, किस वस्तु की ज़्यादा मांग रहती है, उसी के अनुसार हमें व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का हम क्रय विक्रय कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं जिसकी मांग बहुत कम है, तो हमारे को ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। हमारी वस्तुएं जो हमने उत्पादित की है या जो हम वस्तुएं बेच रहे हैं वो हमारे पास पड़ी रह सकती है। तो व्यवसाय के स्वरूप का चयन करते समय हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आता है फर्म का आकार, यानी हमारे फर्म का आकार कैसा होगा। अगर हमारा उद्योग है तो हम कैसे करेंगे, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, क्या हम छोटे स्तर का करेंगे या बड़े स्तर का व्यवसाय का जो हमारा फर्म होगी वह कैसे होगी, बड़े स्तर की होगी या छोटे स्तर की होगी। इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये बात का चयन करते समय हमें अपनी पूंजीगत अवस्थाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी बहुत अधिक मात्रा में है तो हम अपने व्यवसाय के अंतर्गत बड़े आकार का भी चयन हम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कम पूंजी है तो हमें अपने व्यवसाय का जो आकार है वह छोटा रखना चाहिए। तीसरा आता है स्वामित्व के स्वरूप का चयन। स्वामित्व के स्वरूप का चयन से मतलब होता है कि हम बिजनेस के अंतर्गत हमारा जो स्वामित्व यानी मालिकाना हक है वह कैसा रहेगा। यानी क्या हम एकल स्वामित्व करेंगे, यानी एक ही व्यक्ति का अधिकार उस पर रहेगा, या हमारी साझेदारी फर्म होगी, साझेदार पार्टनरशिप में हम बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे हम बिजनेस, या फर्म हम कंपनी की स्थापना करना चाह रहे हैं, कैसा करना चाह रहे हैं, ये हमको पहले ही सोच लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने लेवल पर या हम अपने लाभों में किसी लाभ हानि में किसी और को भागीदार बनाना नहीं चाहते तो हमें एकाकी स्वामित्व का चयन करना चाहिए, यानी एकल स्वामित्व का चयन करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे अकेले से काम नहीं होगा, हम अपने साथ किसी एक पार्टनर को ले लें, तो हम साझेदारी फर्म की स्थापना भी कर सकते हैं। और अगर हम बड़े स्तर पर कंपनी की स्थापना करने जा रहे हैं तो
पूंजी अधिक चाहिए उसमें, और कम से कम अगर निजी कंपनी हम खोल रहे हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति उसमें होने ज़रूरी होते हैं, और अगर सार्वजनिक कंपनी की हम स्थापना करना चाह रहे हैं तो कम से कम 7 व्यक्ति स्थापना के लिए होने आवश्यक होते हैं। चौथा आता है उद्यम का स्थान, यानी वह स्थान जहाँ पर हम अपने व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा हमें इस स्थान का चयन करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वहाँ पर यातायात के साधन आसानी से आ जा सकते हैं, क्या वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा है, वहाँ पर सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं क्या ग्राहक आसानी से आ जा सकते हैं, क्या हम जो माल मंगाएंगे या हम जो माल भेजते हैं वह उनके लिए पर्याप्त वहाँ पर साधन की सुविधा हो जाएगी क्या। तो इन सभी बातों का हमको ध्यान रखते हुए इनका चयन करना चाहिए। साथ ही साथ बिजली की पूर्ति वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो रही है नहीं हो रही है, आसपास में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, अग्निशमन जो यंत्र होता है वहाँ पर, फायर ब्रिगेड ऑफिस वहाँ पर है या नहीं है आस पड़ोस में। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने उद्यम के स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आसानी से वहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं होता है तो हमें जो परिवहन का जो खर्चा एक्सपेंसेस हमको वहन करना पड़ेगा वह बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हमारी जो प्रति वस्तु जो लागत है वह अधिक आ जाएगी और हमें कम लाभ होगा, अधिक लाभ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम ग्राहकों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। ग्राहकों का अगर वहाँ पर आना जाना संभव नहीं हो रहा है, ऐसा स्थान है जहाँ पर ग्राहक का पाँव नहीं, हम कैसे आसानी से आ जा नहीं सकते, तो हमारी वस्तु मार्केट में कम बिकेगी। तो उद्यम का स्थान ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो, साथ ही साथ आवश्यक हम कह सकते हैं वातावरण ग्राहकों को हम उपलब्ध करा सकें। नेक्स्ट आता है प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था। प्रस्थापन यानी प्रारंभ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध है, वित्त यानी पूंजी उपलब्ध है या नहीं है। अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है पर्याप्त पूंजी हमारे पास तो हम उस वित्त की व्यवस्था कैसे करेंगे। क्या हम बैंकों से लोन लेंगे या किसी फाइनेंस कंपनी से हम पैसा उधार लेंगे, तो हमको उसका जो ब्याज भरना पड़ेगा क्या वह हम भर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी अधिक तो नहीं है कि हमें इन फ्यूचर कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। तो ये सब हमको पहले से सोचना है और सोचने के पश्चात ही हमें अपने व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब हम बिजनेस की स्थापना करते हैं तो कई प्रकार के खर्चे और कई ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, पर्याप्त पूंजी चाहिए। अगर आप अपने पास स्टॉक रखना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास पैसा होगा तो आप स्टॉक रख पाओगे। अगर बाई चांस हो सकता है कि आपको ग्राहकों को माल उधार देना पड़ जाए तो आपको पुनः वस्तुओं खरीदने के लिए या वस्तु उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा तो ही आप कर पाओगे। अन्यथा अगर आपके देनदार बढ़ जाएंगे तो हमारे पास कैश की कमी आ जाएगी। इसके अलावा कई दिन प्रतिदिन के खर्चे, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, अगर आपने कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है तो कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन है, ये सब भी इनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम पूंजी की व्यवस्था कर चुके हैं या किस प्रकार से हमें व्यवस्था करनी इसकी है। नेक्स्ट आता है भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं अगर हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मशीनें
हमारे पास खुद की है या किराए की है, तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है संयंत्र अभिन्यास। संयंत्र का मतलब इसका हो गया रॉ मटेरियल आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, कच्चा माल इसको हम कह सकते हैं, और पूंजीगत संसाधन। इसके अलावा मानवीय संसाधन कि हमारे पास कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक या मजदूर या नहीं। नेक्स्ट आता है सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। कामगार बल से मतलब है कार्य करने वाले व्यक्ति, बल यानी उनका जो कार्य करने का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, सक्षम हमारे पास श्रमिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो हम कार्य आसानी से कर पाते हैं। अगर वे सक्षम नहीं है, अगर हम उनको कह रहे हैं और वे हमारे वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम समय पर उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और जब समय पर हम उत्पादन नहीं कर पाए या समय पर हम वस्तुओं को ग्राहकों को उपलब्ध नहीं करा पाए, तो हम पर्याप्त लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी हम अपने व्यवसाय का विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल भी होना आवश्यक होता है। क्या हमारे पास हमने इसकी व्यवस्था कर ली है कि हमें अच्छे श्रमिक, कार्य करने वाले श्रमिक, हम कह सकते हैं मेहनती, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और संस्था के प्रति समर्पित भाव रखने वाले कर्मचारी हमें मिल जाएंगे, ऐसी हमने व्यवस्था कर ली। अगर कर ली तो अच्छी है, और नहीं है तो हम कैसे करेंगे इसका भी हमें पूर्व में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कर संबंधी योजना। सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी। अभी जो मेन जो है वह है आपके जीएसटी पेड करना, तो कैसे हम पेड करेंगे और इसके लिए क्या क्या योजना है, इसकी हमें पूर्व में ही जानकारी हो जानी चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स देने वाले हो, कैसे और कैसे आपके अकाउंट्स रखे जाएंगे, कौन रखेगा, आपने अपना सीए नियुक्त किया है या किसको आप नियुक्त करोगे, इन सब बातों का हमको पूर्व में ही ध्यान रख लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है और लास्ट आपके उद्यम प्रवर्तन। उद्यम प्रवर्तन का मतलब यही है कि हम अपने व्यवसाय में कुछ नया करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पर्याप्त संसाधन हमारे पास है या नहीं है, या हमने अपनी जो आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं हैं वो हम कैसे पूरी करेंगे, क्या हम उसमें सक्षम हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना चाहिए। यानी कोई भी हम व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उससे पूर्व हमें इन सभी मुख्य मुख्य घटकों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवसाय का चयन करना चाहिए, ताकि हम अपने व्यवसाय का जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें, अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें और हमारे लक्ष्य में हम सफल हो सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर जो है वह ख़त्म होता है, और आपको मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, साथ ही कुछ क्वेश्चंस, और इसके अलावा बुक के पीछे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सबको करना है। ओके, थैंक यू।